Now we will start exercise 12.1. Question number 1. Get the algebraic expressions in the following cases. ये जो आपको फॉलोइंग केसेस गिवन है, इसके अंदर आपको अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड करना है और किसका यूज़ करके? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये आपकी डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल गिवन है, उसी को यूज़ करके हमें अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है। कांस्टेंट टर्म आपको कौन सी गिवन है? कांस्टेंट टर्म मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 6 7, इस तरीके से जितने भी कांस्टेंट टर्म्स आपको गिवन है उनको यूज़ करके। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आप जो भी जिस तरीके से इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी गिवन होगा, हम उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अब z और y यहाँ पर क्या गिवन है? वेरिएबल्स गिवन है। सब्ट्रैक्शन हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन गिवन है। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कोई भी गिवन नहीं है तो हम नहीं यूज़ करेंगे, तो जहाँ नहीं गिवन हम नहीं यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक तो वेरिएबल्स गिवन है और ऑपरेशन गिवन है कि कौन सा ऑपरेशन आपने यूज़ करना है। तो z फ्रॉम y, तो y में से z को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो द एक्सप्रेशन विल बिकम y माइनस z। लेट अस सी सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो y माइनस z। तो y माइनस आपका क्या? अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ हो गया, y और z आपके वेरिएबल्स का यूज़ हो गया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड पार्ट, 1/2। 1/2 का मतलब 1/2 ऑफ द, किसका हाफ करना है? सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम का मतलब प्लस, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। 1/2 किसका करेंगे? ऑफ द सम, सम का, यानी एक तो प्लस और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, यानी x प्लस y का हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का मार्क नहीं लगाया, इसका मतलब इस टर्म के बीच में अगर मल्टीप्लाई का मार्क नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और x प्लस वाई का मतलब सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, यानी x प्लस वाई का 1/2 यानी 1/2। नेक्स्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इट्ससेल्फ। अब इट्ससेल्फ का मतलब अपने आप से ही। कौन अपने आप से? नंबर z। तो नंबर z को अपने आप से ही मल्टीप्लाई होना है, तो z प्लस z मल्टीप्लाई z टू z स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी दो टर्म्स सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें उनको 2z नहीं लिखना, हम उसे क्या लिखेंगे? उसके पावर्स को प्लस करना होता है और ये बन जाएगा z स्क्वायर। द 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर p एंड q। यहाँ पर टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ का मतलब 1/4 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन किन दो नंबर्स का? p और q का। तो p और q को मल्टीप्लाई करना है हमें 1/4 के साथ, यानी 1/4 के साथ। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। नंबर x एंड y को दोनों को हमें सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हमने कर लिया, x स्क्वायर भी कर लिया, y स्क्वायर भी कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ऐड कर देते हैं x और y को, फिर स्क्वायर करते हैं। नहीं, हमें यहाँ पर पहले क्या बोला है? स्क्वायर, फिर क्या बोला है? ऐड। तो हम पहले स्क्वायर करेंगे इनको अलग अलग, फिर उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। नंबर y 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। तो नंबर 5 किस में ऐड करना है? एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। तो पहले हमने 3 टाइम्स किया, किसका 3 टाइम्स करना था? प्रोडक्ट ऑफ m एंड n का, यानी m और n को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 3 टाइम्स के साथ, यानी 3 से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? ऐड करना है प्लस 5। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z का प्रोडक्ट यानी yz सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 10 में से, तो 10 माइनस yz।
सम ऑफ नंबर्स a एंड b, सम ऑफ द नंबर्स, पहले हमने क्या किया, सम कर लिया a और b का, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, देयर प्रोडक्ट में, यानी उन्हीं के प्रोडक्ट में से, यानी a और b का प्रोडक्ट माइनस ब्रैकेट यूज़ करेंगे a प्लस बी, क्योंकि ये इकट्ठी टर्म है और बाहर माइनस है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ए बी माइनस ए प्लस बी। तो इस तरीके से आपने इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो टर्म्स मैंने आपको बताया था, बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करके जब दो टर्म्स को सेपरेट किया जाता है तो दीज आर द टर्म्स, दो वेरिएबल्स को और कांस्टेंट टर्म्स को जब वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाता है या कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट किया जाता है तो वो टर्म्स में इंक्लूड हो जाती हैं। तो शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब ट्री बनाना है हमें, किस तरीके से ट्री बनेगा, सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 3, तो देखिए ये x माइनस 3 है। अब यहाँ पर x माइनस 3, इसको ट्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक x है और एक 3 है, तो x अलग से लिखेंगे ट्री की शेप बना के, इस तरीके से फ्लो चार्ट सा बना लेंगे x, और इस तरीके से यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो हम उसका नेगेटिव साइन भी साथ में मेंशन करते हैं। तो एक x हो गया और एक -3 हो गया। अब x के फैक्टर्स तो नहीं बन सकते क्योंकि x तो अकेला है, यानी इसके साथ 1 तो होता ही होता है, लेकिन हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x को एज इट इज़। अब -3 यहाँ पर 1 तो है, लेकिन 1 कैसे है, माइनस के साथ है, इसीलिए यहाँ पर 2 और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे -1 और 3। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम टर्म्स में डिवाइड करेंगे, फिर उन टर्म्स के हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज़ द ट्री एक्सप्रेशन। तो टर्म्स, हम सबसे पहले एक्सप्रेशन में से टर्म्स को अलग कर लेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और फिर टर्म के अंदर जो फैक्टर्स हैं हम उन्हें अलग करेंगे। ये टर्म्स हो गई x एंड -3, उसके फैक्टर्स -1 एंड 3। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही फैक्टर होता 3, जैसे कि यहाँ पर x है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट 1 + x + अब यहाँ पर आप देखिए एक्सप्रेशन तो ये है। अब सबसे पहले हम क्या अलग करेंगे, टर्म्स को अलग करेंगे, 1x² ये 3 टर्म्स हो गई। अब 1 का फैक्टर तो 1, x का फैक्टर भी x, लेकिन x² है तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x एंड x, क्योंकि ये x² किससे फॉर्म हुआ है, x और x को मल्टीप्लाई करने से फॉर्म हुआ है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, x और x। इसी तरीके से y - y³, अब टर्म्स यहाँ पर क्या है, y एंड -y³। अब y तो अकेला है तो इसके फैक्टर्स 1 और y ही रहेंगे, लेकिन 1 को हम ज़रूरी नहीं होता लिखना, तो y है। उसके बाद फैक्टर्स -y³ के, y³ का मतलब 3 टाइम्स y एंड -y, लेकिन एक फैक्टर और है और वो कौन सा है, -1। तो यहाँ पर आपके 4 फैक्टर्स हो गए, y और -1। अब यहाँ पर हम -y हम इतना भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हमने -y सेपरेट लिखा है तो हम यहाँ पर +y ये करेंगे। इसी तरीके से y - y³ क्या है, एक्सप्रेशन है। इन एक्सप्रेशंस में से सबसे पहले टर्म्स अलग करते हैं, एक टर्म है y और सेकंड टर्म है -y³। अब y का फैक्टर y है, -y³ है, माइनस भी है साथ में, तो एक तो -1 लिखेंगे। उसके बाद y³ है, 3 टाइम्स y एंड y। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 फैक्टर्स बन जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैंने +y लिखा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम ओनली y ही हम लिखते हैं दैन इट इज़ ओके। नेक्स्ट 5xy² + 7x²y। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, इसकी टर्म्स क्या हैं, 5xy² और 7x²y। इस 5xy² में से कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 5 है तो एक x है और y² है तो इसका मतलब 2y है, तो y एंड y। 7x²y, अब 7 एक टर्म है, एक फैक्टर है,
एक्स स्क्वायर है तो 2 टाइम्स एक्स है, इसका मतलब एक्स एक्स, और वाई इसका मतलब वाई। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट माइनस ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3a, अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, माइनस ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, टर्म्स के अंदर माइनस साइन भी इंक्लूड करना होगा। तो अब यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई, माइनस ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद हमें इनकी टर्म्स को लिखना है, फिर टर्म्स के बाद हमें इनके फैक्टर्स को बताना है, ईच टर्म का फैक्टर क्या होगा। तो माइनस ए बी का फैक्टर क्या है, -1 a एंड b। 2b स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 2b, माइनस 3a स्क्वायर का फैक्टर -1 3a और a। तो इस तरीके से हम इस मेथड को बोलते हैं ट्री एक्सप्रेशंस, इसे हम बोलते हैं ट्री डायग्राम, यानी ट्री डायग्राम बनाकर हम एक ट्री की शेप बनती है ये, जैसे ये ट्री है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इस तरीके से हम इसको ट्री मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें ट्री डायग्राम नहीं बनाना, हम बिना ट्री डायग्राम बनाए हम टर्म्स और फैक्टर्स को सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए -4x + 5, अब यहाँ पर ये प्लस साइन ने 2 टर्म्स को सेपरेट कर दिया है, तो टर्म्स कितनी हो गई, -4x, 5। फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, -4x में फैक्टर्स कौन से हैं, -4 का, एक x है और एक क्या है, y है। इसी तरीके से -4x + 5y में टर्म्स क्या हैं, -4x और 5y, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट टर्म के अंदर फैक्टर्स कौन से हैं, -4 और x। 5y के अंदर फैक्टर्स कौन से हैं, 5 और y। अब यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, 5y 3y स्क्वायर, टर्म्स कौन सी हैं, 5y और 3y स्क्वायर। 5y में फैक्टर्स इंडिविजुअल लिख दो, 5 और y, 3y स्क्वायर है तो 3 अलग, y अलग, y अलग। ऐसे ही xy और 2x स्क्वायर y स्क्वायर है, 2 टर्म्स हो गई xy और एक टर्म हो गई 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इनके फैक्टर्स को सेपरेट करो, xy में क्या क्या है, x है और एक y है। 2x स्क्वायर y स्क्वायर में 2 भी है, x भी है, x भी है, y भी है, y भी है। तो x स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टाइम्स हम x लिखेंगे। y स्क्वायर में 2 टाइम्स y है तो 2 टाइम्स y लिखेंगे। ऐसे ही pq + q में 2 टर्म्स हैं, pq एंड q। फैक्टर्स हैं p q में q, p और q, और q तो अकेला ही है। इसी तरीके से ये 3 टर्म्स हैं, 1.2 ab, 2.4 b, 3.6 a। इनमें फैक्टर्स अलग अलग करो, 1.2 फिर a फिर b, -2.4 इसमें b, 3.6 और a, ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स को हम यहाँ पर कॉमा से राइट करेंगे, कॉमा से हम इसको सेपरेट कर देंगे। इसी तरीके से 3/4x + 1/4, देयर आर द 2 टर्म्स, 3/4x and 1/4। Their factors are 3/4 separate by comma x, 1/4। पहले तो हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे, 0.1 p स्क्वायर, 0.2 q स्क्वायर। फिर हम फैक्टर्स को अलग करेंगे, 0.1 p स्क्वायर है, इनको दोनों को सेपरेट करेंगे तो वो फैक्टर्स हो जाएंगे। 0.1 p स्क्वायर कैसे बना, 2p को मल्टीप्लाई करने पर बना, तो देयर आर द 2 फैक्टर्स p एंड p। 0.2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर कैसे बना, 2q को मल्टीप्लाई करने पर, तो q, q। तो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द टर्म्स एंड द फैक्टर। अब हम करेंगे आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं ऑफ द टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर 5 - 3t स्क्वायर है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। अब जैसे 5 है, ये तो क्या है, अकेला है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ये है कांस्टेंट। उसके बाद 3t स्क्वायर, अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट होता है एक किसका कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट टर्म्स को छोड़कर बाकी जो है आपको उनको कोएफिशिएंट्स बताने हैं। सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन है 5 - 3t स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट टर्म तो 5 है, हमें इसको तो काउंट ही नहीं करना। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट देखना है -3t स्क्वायर का। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स का मतलब होता है आपको यहाँ पर -3t स्क्वायर के अंदर से आपको t स्क्वायर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होती है वो उसका कोएफिशिएंट होता है।
वेरिएबल क्या है t, तो t के साथ आपका कोफिशिएंट क्या है -3, तो t के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होगी वो उसका कोफिशिएंट होगा। अब कांस्टेंट टर्म के साथ, ये तो कांस्टेंट है, हमें तो इसको लेना ही नहीं है, -3t², इसका मतलब हम इसको कैसे राइट करेंगे, टर्म तो हमने कौन सी टर्म लेनी है, अदर देन कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट टर्म्स को काउंट नहीं करना, अब हमें उसको छोड़ देना है। वैसे तो ये 2 टर्म्स हैं, लेकिन अब हमें बोला है अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को काउंट नहीं करना, तो टर्म्स के अंदर हम उनको काउंट नहीं कर रहे। अब टर्म्स क्या है, -3t², हमने 5 को काउंट नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर देन कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट नहीं लिया, तो टर्म हो गई -3t²। कोफिशिएंट क्या होता है, जो इस वेरिएबल क्या है t, तो t के साथ क्या है -3, तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे -3। सेकेंड पार्ट में 1 + t + t² + t³ है। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, लेकिन हमें कांस्टेंट को नहीं लेना, तो टर्म्स कौन सी होगी t, t², t³। अब t² का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। जिस टर्म के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाइड नहीं होती, जिस वेरिएबल के साथ, तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 ही होता है, क्योंकि इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वही का वही वापस आ जाएगा, तो इसलिए कोफिशिएंट तो है 1। t² का क्या है 1, t³ का क्या है 1, क्योंकि इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है। नेक्स्ट x + 2x + y, 2xy + 3y। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हो गए, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, बिना वेरिएबल के कोई टर्म नहीं है, तो तीनों की तीनों हमारी टर्म्स हम काउंट करेंगे, x, 2xy और 3y। x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो 1। 2xy, यहाँ पर xy आपके क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ क्या लगा है 2, तो 2 कोफिशिएंट हो गया। 3y है, तो y क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3 है। तो इस तरीके से 100m + 100n है, टर्म्स कौन सी है 100m 100n। अब यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है बिना वेरिएबल के, तो कोफिशिएंट 100m का क्या होगा 100, 100n का n को छोड़ के इसके आगे जो भी नंबर न्यूमेरिकल फैक्टर लगा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट होगा 100। इसी तरीके से -p² q² + 7pq है, तो टर्म हो गई आपकी -p² q² और 7pq। p² q² के आगे सिर्फ माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है -1। 7pq, pq के आगे कौन सी टर्म है 7, तो 7 इसका क्या है कोफिशिएंट है। इसी तरीके से 1.2a + 0.2b, इसमें भी आपका क्या है 2 टर्म्स हैं, टर्म्स 1.2a एंड 0.8b। a का कोफिशिएंट, a भी क्या है वेरिएबल है, b भी क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल के आगे कौन सा टर्म है 1.2 कांस्टेंट टर्म है, दिस इज कोफिशिएंट। b के आगे कौन सी टर्म है 0.8, तो 0.8। 3.14 r², तो इसके अंदर टर्म होगी, एक ही टर्म है इसके अंदर 3.14 r², तो r² का कोफिशिएंट क्या है 3.14। अब 2 ब्रैकेट l + b, तो सबसे पहले हम इस 2 को अंदर कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, 2l + 2b, तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर 2 टर्म्स हो गई। अब 2 टर्म्स हैं, तो टर्म्स 2l 2b, कोफिशिएंट l का 2, कोफिशिएंट ऑफ b इज़ 2, 0.1y + 0.01y², देयर आर द 2 टर्म्स 0.1y 0.01y², तो y कोफिशिएंट 0.1, y² का 0.01। अब क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x, गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है वो टर्म हमें कंटेन राइट करनी है, उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर क्या होगा सिर्फ x हो और कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ x हो, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और उसी x का ही हमें कोफिशिएंट बताना है, यानी वो x किससे मल्टीप्लाइड है, सिर्फ हमें वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो देखिए y² x + y, अब ये देखो ये टर्म है आपकी y² x और एक टर्म है y। अब इसके अंदर कौन सी टर्म है जिसके अंदर x है, सिर्फ फर्स्ट टर्म के अंदर x है, y के साथ, इस y के साथ तो x ही नहीं है, इसका मतलब ये आपका टर्म कंटेन x है, यानी इसके अंदर x भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये टर्म हम काउंट करेंगे। अब y² x, अब कोफिशिएंट ऑफ x को छोड़ के x किससे मल्टीप्लाइड है y² से, तो कोफिशिएंट x का क्या होगा यहाँ पर y² होगा। तो देखिए आइडेंटिफाई y² x + y, टर्म लिखा, कौन सी टर्म लिखनी है जिसके साथ सिर्फ x हो, x वाली टर्म ही आपने लिखनी है। अब इसके साथ टर्म तो ये भी है लेकिन हमें नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई टर्म्स बोला है और कौन सी टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ x हो।
तो x तो हमारे पास सिर्फ इस फर्स्ट टर्म के साथ ही है, तो हम उसी को हम राइट करेंगे वाई स्क्वायर एक्स, और इसी का ही क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट लिखेंगे। तो x को छोड़ के आपकी जितनी भी टर्म होगी वो सारी उसके साथ क्या होता है, उसका कॉफिशेंट होता है। तो x के साथ सिर्फ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इसका कॉफिशेंट है। 13y स्क्वायर माइनस 8yx, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ x वाली टर्म को ही आइडेंटिफाई करना है। तो -8yx। अब x को छोड़कर इसके आगे कौन सा कॉफिशेंट है, -8y, तो इसका कॉफिशेंट क्या होगा, -8y। x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, बट हमें कौन सी लेनी है, x लेनी है। टर्म x इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो समझो 1 है, तो इसका कॉफिशेंट क्या होगा, 1। 5 प्लस zx। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, हमें कौन सी लेनी है, जिसके अंदर सिर्फ x हो, तो zx। x के साथ कौन सा कॉफिशेंट है इसका, z। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, लेकिन 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसके साथ x है, तो टर्म्स x और एक्स वाई। x के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाइड नहीं है, तो समझो 1 है। और एक्स वाई के साथ अब यहाँ पर x को छोड़ के कौन सी टर्म मल्टीप्लाइड है, y, तो y उसका कॉफिशेंट है। 12xy स्क्वायर प्लस 25, देयर आर द 2 टर्म्स, बट द टर्म 1 ओनली कंटेन्स x। टर्म 12xy स्क्वायर, तो यहाँ पर x को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ x के साथ मल्टीप्लाइड है वो उसका कॉफिशेंट होगा। तो 12y स्क्वायर। 7x प्लस XY स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के अंदर x है, तो दोनों टर्म्स को राइट करेंगे 7x XY स्क्वायर। अब यहाँ पर x के साथ क्या है, 7, यहाँ पर x के साथ क्या, y स्क्वायर, तो ये 7 और y स्क्वायर इनके क्या होंगे, कॉफिशेंट्स होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर। अब हमें कौन सा देखनी है, जिसके अंदर सिर्फ y स्क्वायर कंटेन हो और उसी का ही हमें कॉफिशेंट लिखना होगा। अब देयर आर ऑल्सो 2 टर्म्स, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब टर्म इसके अंदर भी 2 है, लेकिन हमें कौन सी टर्म लिखनी है जिसके साथ y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को छोड़ के जिसका भी कॉफिशेंट हमें बताना है उस टर्म को छोड़कर बाकी उसके साथ जो मल्टीप्लाइड होती हैं चीज़ें वो उसका कॉफिशेंट होता है। तो y स्क्वायर का कॉफिशेंट माइनस एक्स। 5y स्क्वायर प्लस 7x। अब इसके अंदर भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन y स्क्वायर सिर्फ y स्क्वायर को कौन कंटेन करती है, 5y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को छोड़ के उसका कॉफिशेंट क्या होगा, 5। 2x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर 7y स्क्वायर। देयर आर ऑल्सो 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स तो हैं, लेकिन हमें कौन सी ऐसी टर्म है जिसके अंदर सिर्फ y स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ y है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, तो देयर आर द 2 टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर, माइनस 15xy स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर। तो कॉफिशेंट ऑफ y स्क्वायर को छोड़ के बाकी टर्म माइनस 15x, यहाँ पर y स्क्वायर को छोड़ दो x 7, तो यह 7 जो है इसका कॉफिशेंट होगा। नाउ 5th क्वेश्चन, क्लासीफाई into monomials, binomials and trinomials। वेरी इजी क्वेश्चन। मोनोमिल्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिसके अंदर सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल्स जिसके अंदर 2 अनलाइक टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 अनलाइक टर्म्स हो। अनलाइक का मतलब होता है जो एक जैसी नहीं होती, लाइक का मतलब होता है जो एक जैसी होती हैं दिखने में। एक जैसी का मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल बिल्कुल सेम हो। जैसे आपका 6th क्वेश्चन है 1 और 100, ये दोनों कैसी हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये लाइक टर्म्स हैं। -7x 5/2x। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो अलग अलग है, या इस x के साथ -7 है, 5/2 इस x के साथ है, लेकिन x तो सेम है। हमें सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल्स को अगर सेम होती हैं, कांस्टेंट चाहे डिफरेंट हो, तो वो कौन सी टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं। वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है, कांस्टेंट टर्म्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए तो वो टर्म्स कौन सी होती हैं, लाइक होती हैं। ऐसे ही अब देखो 3rd पार्ट में -29x है, -29y है। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, एक x है और एक y है, तो इसका मतलब ये भी हमारी कैसी है, अनलाइक टर्म्स है, लाइक नहीं है। क्यों लाइक नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है। जैसे ही आप वेरिएबल डिफरेंट देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर मोनोमिल्स, बाइनोमिल्स, ट्राइनोमिल्स की बात कर रहे थे। मोनोमिल्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है, कैसी, सिंगल टर्म।
वो होते हैं मोनोमिल्स। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 अनलाइक टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4y माइनस 7z, अब यहाँ पर y और यहाँ z है, तो इसका मतलब दे आर द 2 टर्म्स। इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो गई? बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और मोनो का मतलब होता है 1। y स्क्वायर देयर आर सिंगल टर्म, तो इट इज़ अ मोनोमियल। देयर आर 3 टर्म्स x y x y, तो दिस इज अ ट्राइनोमियल। देयर आर सिंगल टर्म, मोनोमियल। There are the 3 terms a, b, a and b. So this is a trinomial. 5 minus 3t, there are the 2 terms. So this is binomial. 4p square q minus 4p q square, there are the 2 terms. So it is a binomial. 7mm single term, monomial. 3 terms z square minus 3z and 8, there are the 3 terms. So it is a trinomial. A square b square, this is a binomial. There are the 2 terms z square and z, this there are the 2 terms. अब अगर आप यहाँ कहें z और z है, नहीं, यहाँ पर z स्क्वायर है और यहाँ z है। अगर z और z होता तो ये z प्लस z क्या होता है? 2z, तो वो मोनोमेल बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? z स्क्वायर और z दोनों डिफरेंट है, तो इट इज़ अ बाइनोमियल। 1 प्लस x स्क्वायर, तो इट इज़ अ ट्राइनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। आपको पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये कि लाइक कौन सी होती है, अनलाइक कौन सी होती है। दे आर द दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, सो दीज आर द लाइक टर्म्स। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स डिफरेंट है बट द वेरिएबल शुड बी सेम। लाइक टर्म्स के अंदर वेरिएबल सेम होना ज़रूरी होता है, कांस्टेंट टर्म का सेम होना ज़रूरी नहीं होता। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ही होती है, दे मे बी डिफरेंट बट द वेरिएबल शुड बी सेम। तो x और x तो हैं, तो लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ x है, यहाँ y है, तो दीज आर द अनलाइक टर्म्स। एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात है, एक्स वाई हो या वाई एक्स हो। अब 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 हो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आएगा। अब चाहे x को y के साथ मल्टीप्लाई करो या y को x के साथ मल्टीप्लाई करो, आएगा तो एक्स वाई। दीज आर द लाइक टर्म्स। एम स्क्वायर पी, और यहाँ एम पी स्क्वायर है, यहाँ p के साथ स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ p के साथ स्क्वायर है, तो दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स। एक्स जेड, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब x और z तो है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। अब ये आपको बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी इकट्ठी दे रखी हैं टर्म्स, इनके अंदर हमें सेलेक्ट करना है कौन कौन सी टर्म्स बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब x भी होना चाहिए और y स्क्वायर वाली भी जो टर्म है वो होनी चाहिए, तो वो लाइक होगी। अब सेकंड टर्म में देखिए y और x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो x है, इसका मतलब ये भी इसके साथ लाइक नहीं है। x स्क्वायर है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो ये भी लाइक नहीं है। x और ये y स्क्वायर, अब देखिए x भी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ पर भी y स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, और देखते हैं क्या x और y स्क्वायर वाली कोई है टर्म। x, यहाँ पर x स्क्वायर y है, x y स्क्वायर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ लाइक। x स्क्वायर, यहाँ y अलग है 2xy, यानी ये दो टर्म्स ही आपके पास हैं जो कि लाइक है। इसी तरीके से -4y(x स्क्वायर जैसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर y और x स्क्वायर आ रहा हो, y और x स्क्वायर, y और x, दिस इज़ अ 20x स्क्वायर y। अब x स्क्वायर y हो या y x स्क्वायर हो, लेकिन x की पावर 2 है और y की 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, y की 1 है, तो ये टर्म इसके साथ लाइक मानी जाएगी। इसी तरीके से 8x स्क्वायर है, अब स्क्वायर वाली टर्म देखो, x स्क्वायर जहाँ पर हो, ये -11x स्क्वायर है। कॉन्स्टेंट टर्म्स डिफरेंट बट द वेरिएबल इज सेम, सो दीज आर द लाइक टर्म्स। और कौन सी x स्क्वायर वाली, सिंगल x स्क्वायर -6x स्क्वायर, तो देयर आर द 3 टर्म्स विच हैविंग द लाइक 8x स्क्वायर, -11x स्क्वायर और -6x स्क्वायर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट -100x और 3x, -11y(x) एंड 2xy। तो इस तरीके से हमें ये लाइक टर्म्स बतानी है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक ही अलग अलग पेयर में बनाना है। ऐसे ही आपका बी पार्ट है, 10pq जैसी कोई pq जैसी कोई टर्म है इसके अंदर, qp हो या pq हो, qp एक ये टर्म आ रही है सेम आपकी, और देखिए कौन सी टर्म आ रही है 78qp आ गई, तो ये भी सेम आ रही है। तो इस तरीके से हमें लाइक टर्म्स का पेयर बनाना है, 10pq -7pq
78 QP, देखो ये सारी सेम आ रही हैं। 7P और 2405P ये PP वाली हैं, ये QQ वाले हैं, ये P² Q² P² Q² वाले हैं। ये बिना वेरिएबल्स के कांस्टेंट टर्म्स हैं, दे आर लाइक टर्म्स। P² Q एंड QP² एक ही बात है। वेरिएबल्स डिफरेंट हैं बट द वेरिएबल्स सेम हैं बट द कांस्टेंट टर्म इज़ डिफरेंट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक टर्म्स के अंदर वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, डू इट।